नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋषि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सबसे बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज उत्तरकाशी दौरा है। तमाम विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन भी करेंगे। ये बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने उत्तरकाशी दौरे पर है, यानी कि सौगातें तो मिलना लाजमी है। सीएम के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और उसी कड़ी में उत्तरकाशी को तमाम बड़ी सौगातें देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में इस वक्त मौजूद है। बड़ी जानकारी है। सीएम के आगमन को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा। आज तमाम विकास योजनाओं की बड़ी सौगात उत्तरकाशी को मिलने वाली है। तमाम विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अस्पताल की सौगात भी इस वक्त ये जानकारी के साथ आ रही है कि उत्तरकाशी को एक बड़ा अस्पताल भी मिलने जा सकता है। भूमि पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसी को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तरकाशी को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा। और जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने उत्तरकाशी दौरे पर हैं और इसी को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तरकाशी में बड़ी सौगात इस वक्त दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी जानकारी आ रही है कि उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। ओबीसी आरक्षण का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। ओबीसी आरक्षण पर मंत्रिमंडलीय उप समिति का फाइनल फैसला आ चुका है। जल्द सीएम को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। 11 जून को कैबिनेट बैठक में यह अंतिम फैसला रखा जाएगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फॉर्मूला तैयार किया जाना था, वो फॉर्मूला तैयार कर दिया गया है। जल्द ही सीएम धामी भी जिस प्रकार से इसको लेकर लगातार विशेष बातें सामने आ रही थी, अब कैबिनेट बैठक में अंतिम फैसले को रखा जाएगा। 11 जून को कैबिनेट बैठक में यह फैसला रखा जाएगा। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। समृद्ध मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। समृद्ध, देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फॉर्मूला तैयार किया जाना था, आखिरकार उसको बैठक में मंजूरी देने को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसको लेकर अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रही है? देखिए, एक समिति का जो गठन करा गया था वो करा गया था उस, और ये जो है एक समिति जो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल है उनकी अध्यक्षता के अंदर करा गया था। और यही कहा जा रहा था कि देखिए, ओबीसी आरक्षण को कहीं ना कहीं जो है बढ़ाने की बात की जा रही है। फिलहाल अगर मौजूदा वक्त की बात करी जाए, तकरीबन 22% का जो ओबीसी आरक्षण है उसको बढ़ाकर 28% करने की जो बात है वो सामने आ रही है। और कई लोग देखिए 50% तक मांग कर रहे थे, लेकिन वो देखिए संविधान के खिलाफ हो जाता है। 50% आरक्षण देना अन्य पिछड़ी जाति और ओबीसी के लिए एक बड़ा संकेत होता है। ऐसे में 28% पर जो है फिलहाल अभी मोहर लगते हुए नजर आ रही है। और 11 जून को जो है वो पूरी कमेटी जो है मुख्यमंत्री के समक्ष इस रिपोर्ट को सौंपेगी और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार पंचायत चुनाव कब करवाने हैं। एक और गौर करने वाली चीज देखिए इसमें ये भी है कि 13 जिले प्रदेश के अंदर है, उनमें से 12 जिलों में जो है पंचायत चुनाव होने हैं। अटकलें यही लगाई जा रही है बार बार कि देखिए जुलाई के महीने में कराया जा सकता है चुनाव, लेकिन हरिद्वार छोड़ बाकी 12 जिलों में कब होता है ये 11 जून के बाद समक्ष जो मुख्यमंत्री के रखा जाएगा रिपोर्ट को, तब निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल समृद्ध, लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि पंचायत चुनाव कब होंगे, इसके कयास तमाम पार्टियां लगा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी इसको डिले करने की कोशिश कर रही है। आखिरकार पीछे क्या कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं? कब तक पंचायत चुनाव का आयोजन होगा? देखिए, जुलाई में वैसे तो कराने की बात जो है वो करी जा रही थी, लेकिन ऐसे में कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा नहीं है चुनाव कराने की, सरकार पीछे हट रही है। और देखिए, अगर बात करी जाए 6 महीने तक जो है वो कार्यकाल को बढ़ाने की बात की गई थी, जो शासक हो चाहे प्रधान हो, लेकिन अब वो 6 महीने का जो बड़ा हुआ कार्यकाल है वो भी समाप्त हो गया। ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए संविधान के ऊपर एक जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि देखिए संवैधानिक तरीके से चीजों को चलाना जाए चाहिए, और ऐसे में अगर चुनाव समय पे नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर तो सवाल उठाई जा रहा है। और ये कहा जा रहा है, देखिए कई सारे और भी विपक्षी दल, अगर खासतौर पर यूकेडी की बात करी जाए तो वो ये कह रही है कि देखिए सरकार जो है जब तक अपने फेवर में चुनाव को नहीं देखती तब तक नहीं कराएगी। ऐसा इल्जाम जो है सरकार के ऊपर कई राजनीतिक दल लगा रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि देखिए चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं, और जैसी कमेटी रिपोर्ट सौंपती है 11 जून को, उसके बाद जल्द से जल्द जो है तारीखों का ऐलान भी सरकार किसी तरीके से कर दे। ठीक है समृद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा।
इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और आज से अभियान की शुरुआत होने जा रही है। सरकारी योजनाओं को घर घर बीजेपी पहुंचाएगी, बड़ी खबर है इस वक्त की। मंडल स्तर पर विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन भी होगा। 12 से 16 जून तक सभा का आयोजन किया जाएगा। 9 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। जेपी नड्डा पीसी कर इस अभियान की शुरुआत करेंगे, तमाम जानकारी साझा करेंगे। ऐसे में बताया जा रहा है जगह जगह पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के तहत घर घर तक योजनाओं का विस्तार पूर्वक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी रहने वाली है। सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर तक इस अभियान का आगाज किया जाएगा और इसी को लेकर ये कवायद तेज हो चुकी है। 9 जून से 9 जुलाई तक, यानी कि आज से लेकर 9 जुलाई तक इस अभियान का आगाज रहेगा और इसी को लेकर तमाम तैयारियां तेज हो चुकी है। जेपी नड्डा अब पीसी करेंगे और उसके बाद इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। देहरादून में भी देखने को मिल रहा है कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। जगह जगह पर अभियान से जुड़ी योजनाओं से जुड़े चौपाल भी लगाए जाएंगे और तमाम माध्यमों के जरिए यहां पर जन जन तक सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की जाएगी। बड़ी खबर है इस वक्त की। 11 साल पूरे होने पर मोदी सरकार के ये बड़ा अभियान, जिसका आगाज आज से शुरू हो चुका है, यानी कि 9 जून से 9 जुलाई तक ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर है इस वक्त की। 12 से 16 जून तक सभा का भी आयोजन किया जाएगा। इस सभा के माध्यम से तमाम बैठकें की जाएंगी और आगे की रणनीति पर खास चर्चा भी की जाएगी। तो ऐसे में 9 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश भर में भी अभियान चलाया जाएगा। ये आखिर पूरे देश में तो जरूर, लेकिन उत्तराखंड में यानी कि बीजेपी शासित प्रदेश में भी इसी प्रकार से कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अभियान के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। लोगों को कनेक्ट करके सरकारी योजनाओं तक किस तरीके से पहुंचा जा सकता है, किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित रतूड़ी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए बड़ी जानकारी है कि 11 साल मोदी सरकार के पूरे होने जा रहे हैं और उसी को लेकर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में अगर बीजेपी शासित प्रदेश उत्तराखंड की बात की जाए तो क्या कुछ रणनीति रहने वाली, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए प्रिया, आपको बताऊं कि जिस तरीके से मोदी सरकार के अंदर में पूरे 11 साल पूरे होने वाले हैं और इसको लेकर हम बात करें तो उत्तराखंड में चूंकि बीजेपी की सरकार है, साथ ही साथ केंद्र में भी है, तो ऐसे में उत्तराखंड जो प्रदेश है बीजेपी, उन्होंने एक अलग तरीके से रूपरेखा तैयार की, जिसके क्रम में अगर हम बात करें तो जहाँ एक और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी जाएगी। दूसरी तरफ उत्तराखंड में कल यानी 10 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस वार्ता कर पिछले 11 सालों की उपलब्धियां मोदी सरकार की गिनाएगी। साथ ही साथ बताने की कोशिश की जाएगी कि राज्य सरकार में भी बीजेपी के द्वारा किस तरीके से गरीबों के लिए सेवा सुशासन के तहत कार्य किया गया है, किस तरीके से गरीबों के जीवन स्तर को उठाने का काम किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बताएं तो 11 और 12 तारीख को इन 2 दिनों में 11 और 12 तारीख को जो है प्रदेश के सभी जो मंत्री हैं, सांसद हैं, साथ ही साथ जो विधायक हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों के बीच जाएंगे। लोगों को सरकार की योजनाएं बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरीके से 11 सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों का विकास हुआ है। अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था जो पहले डाउन थी, उसको जो है ऊपर उठाने का काम किया गया है। साथ ही साथ सभी के साथ मिलते हुए आगे सभी के साथ मिलजुल कर काम करते हुए देश को आगे बढ़ाने के हितों में प्रयास किया गया है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो एक इस तरह पूरे प्रदेश में, साथ साथ पूरे देश भर में बीजेपी जो है 11 साल के जो प्रधानमंत्री मोदी के जो कार्यकाल रहे हैं, उनको भुनाने का काम करेगी। उनकी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। जिसमें मंडल स्तर 11 सालों में किस तरीके से सरकार ने काम किया, उससे लोगों को कनेक्ट करके योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हर बार जनसभा में काजी और हाजी का जिक्र करते हैं, जबकि हाजी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे।
इसके बावजूद मुख्यमंत्री उनका नाम लेकर राजनीतिक टिप्पणी करते हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। काजी निजामुद्दीन ने यह भी कहा कि जिस गांव में मुख्यमंत्री ने जनसभा की, वहां की नहर का पुल सालों से टूटा पड़ा है, जिसकी मरम्मत या निर्माण की कोई घोषणा नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने जिस स्टेडियम की घोषणा की, वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। उनके बारे में कोई भी चर्चा करना, कोई टिप्पणी करना वो उचित नहीं होता। राजनीतिक व्यक्तियों को इससे बचना चाहिए और ये शोभा नहीं देता। ये क्या तरीका इन्होंने चुनाव में लगा रखा है, हाजी और काजी, इसी बेस पर चुनाव लड़ेंगे क्या? अरे डेवलपमेंट के नाम पर बात कीजिए। आप सरकार में हैं, आपके मुंह से इस समय ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और यहाँ हम आपके मुंह से स्कूल की, अस्पताल, सड़क, पुल की हम बात आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। और रोज़गार की बात जनता सुनना चाहती है। बेरोज़गारी दूर करने की, किसानों की समस्याओं को दूर करने की बात जनता सुनना चाहती है। जनता ये कतई सुनना नहीं चाहती कि आप जो है भावनात्मक विषय पर यहाँ बोलें और भावनात्मक विषय पर बात करें। और रहा सवाल देखिए हाजी और काजी पर, आज भी जनता आपसे कहीं ज़्यादा विश्वास करती है। उनके बेटे मेरे सामने चुनाव लड़े थे, उनके और मेरे वोट जोड़ लें तो आसपास भी नहीं लग पाएंगे। देखो, ये तो झूठ बोलने वाली पार्टी है, जुमला पार्टी है। इन्होंने तो 2024 के चुनाव में कहा कि हम इकबालपुर शुगर मिल के बकाया 100 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। नहीं करा। 2022 के विधानसभा चुनाव में कहा कि हम जो है इकबालपुर शुगर मिल का जो बकाया उसका भुगतान करेंगे। अभी विधायक जी ने बताया ही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी लिबर्टी का पुल बना रहे थे और 2024 के उपचुनाव में बना रहे थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में बना रहे थे। और विधायक जी की जहाँ तक बात है, इन्होंने तो बाईपास बना दिया। वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे बढ़ाना जी, उन्हें पता ही नहीं कि वहाँ टेंडर भी हो गया और काम भी शुरू हो गया। वो आज मांग कर रहे हैं। उनसे को मांग करें जो बिजली की कमी है उसमें, उनसे मांग करो कि जो आज जो है मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के दौरान नारसन से लेकर रुड़की तक जो ट्रैफिक की दुर्व्यवस्था रही, उसके लिए ट्रैफिक विभाग को कहें कि वो अपनी कमर कसे। सारी दुर्व्यवस्थाएं रही, बिजली की आज जो है इतनी भारी समस्या हो रही, पीने के पानी की हो रही और सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा, पेयजल नहीं मिल रहा। इन बातों पर ध्यान दें, वो दिल्ली ना पड़े, यहाँ रहें क्षेत्र में अगर चुनाव लड़। पर्यटन सीजन के चलते नैनीताल में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे सरोवर नगरी और कैशीधाम के सभी हाईवे जाम हो चुके हैं। हम नैनीताल भवाली मार्ग पर कई किलोमीटर जाम लगा रहा, तो वही कैशीधाम बाबा नीम करोली महाराज के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालु नैनीताल भवाली मार्ग में घंटों जाम में फंसे रहे। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने कैशीधाम जाने वाले पर्यटक वाहन को भवाली बता दें कि सेंटोरियम के पास से बनी पार्किंग के पास पार्क करवाया है और शटल सेवाओं के जरिए श्रद्धालुओं को कैचीधाम तक भेजा, ताकि अनावश्यक यहां पर जान ना लग पाए। तो वही घंटों जाम में फंसे लोगों की पुलिस प्रशासन से झड़प भी देखने को मिली है। सर 4-5 घंटे से सर जाम में लगे हुए आ रहे हैं सर। छोटे बच्चे हैं, फैमिली सर, सब लोग पैदल आ रहे हैं वहाँ से गाड़ियों में सर, और जाम में फंसे हुए हैं सर। बिल्कुल हम लोग बुरी तरीके से सर, इतनी दिक्कतें हो रही हैं सर। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे टॉयलेट, बाथरूम, पानी तक के लिए परेशान है सर। बहुत ज़्यादा परेशान है सर। कहाँ जाएंगे लेडीज़ बच्चे, कहाँ जाएं सर? फैमिली सर छोटे छोटे हैं सर साथ में। कितने घंटे हो गए सर? 3-4 घंटे से हम पैदल वहीं से आ रहे हैं। मैं तो, हम लोग तो बल्कि बच्चे और फैमिली तो बात से पैदल आ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो गाड़ी आ रही है पीछे, हम लोग पैदल आ रहे हैं सर। इतना परेशान हो रहे हैं सर। हमें जाना है घोड़ाखाल मंदिर। बहुत दिक्कत हो रही है हमारा, हम समय पहुंच नहीं पा रहे हैं। पिछले 1 घंटे से हम लोग पैदल बहुत दूर से आए, गाड़ी हमारे अभी भी पीछे है, हमें इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। हमको जाना है कैचीधाम, जाना है दर्शन करने। बहुत दिक्कत हो रही सर। हमारा तो शाम तक का ये था कि जल्दी से फ्री हो जाएंगे। यहाँ तो अभी 2 घंटे हो गए हैं खड़े खड़े, बस यही सोच रहे थे जल्दी फ्री हो जाएंगे तो हमारा शाम का रिजर्वेशन भी है, पर लगता नहीं है ऐसा। वीकेंड पे भीड़ अप्रत्याशित है। एक तो पर्यटक सीज़न चल रहा है, गर्मी के टाइम पे काफ़ी पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं और कैंची के साथ ये इशू है कि जो आसपास में जितने भी पर्यटक आ रहे हैं सभी कैंची धाम जाना चाहते हैं, चाहे वो नैनीताल, भीमताल, नौखचैताल, मुक्तेश्वर हो या छोटी जगह के हों। सभी लोग जो यहाँ घूमने के पर्पज़ से आ रहे हैं वो बाबा के धाम भी दर्शन करने जाना चाह रहे हैं। साथ में ही जो केवल बाबा के धाम में दर्शनों के लिए आ रहे हैं वो भी हैं। तो इस वीकेंड में संख्या काफ़ी बढ़ गई है।
पुलिस पूरा अपना प्रयत्न कर रही है, जगह जगह डाइवर्जेंस कर रही है, लोगों को लेन में चलने के लिए कह रही है। कुछ जगहों पे इस भीड़ के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन पुलिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से विधायक है और उनके ही विधानसभा के लोग अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। कुछ समय पहले जब ग्रामीणों ने पेयजल योजना निर्माण कार्य शुरू करने के लिए धरना प्रदर्शन किया था, तब बता दें कि एसडीएम साहब ने जल्द काम शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। लिहाजा फिर से ग्रामीण प्रदर्शन करने को मजबूर हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। चंपावत में लोहाघाट के प्रेम नगर के ग्रामीणों ने आश्वासन मिलने के बावजूद जल जीवन मिशन योजना का कार्य शुरू न होने पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल संस्थान 3 सप्ताह के भीतर पेयजल लाइन बिछाकर क्षेत्र वासियों को पेयजल उपलब्ध नहीं कराता है तो जुलाई महीने के पहले हफ्ते से उप जिलाधिकारी कार्यालय लोहाघाट में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। पिछले हफ्ते हम लोग मिले थे उप जिलाधिकारी मैडम से और उन्होंने निर्देश दिया था सहायक अभियंता जल संस्थान के कि आप इसको 2 दिन के अंदर कार्य शुरू करें और 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर से जो पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा एसडीएम साहिबा का निर्देश था और आश्वासन हमें मिला था कि 2 दिन के अंदर हम काम शुरू करेंगे और 1 हफ्ते में पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रेम नगर वासियों ने कहा है कि 25 वर्षों से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। हर घर नल, हर घर जल योजना से उन्हें पानी मिलने की उम्मीद जगी थी, पर पाटन कनेडी में प्रेम नगर वासियों के लिए खोदे गए ट्यूबवेल से उन्हें कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। पिछले सप्ताह ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल उप जिलाधिकारी लोहाघाट से मुलाकात करने पहुंचा और समस्या के समाधान की मांग की, जिस पर एसडीएम लोहाघाट ने मामले का संज्ञान लेते हुए जल संस्थान के अभियंता को बुलाकर 3 दिन के भीतर काम शुरू करने को कहा। लेकिन आज तक ट्यूबवेल खुदाई स्थल पर कार्य की प्रगति की जानकारी लेने पहुंचे तो वहां पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। अभी तक हम यहाँ पर आए हैं ग्राउंड में तो कोई काम शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हम आज चेतावनी के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि 1 हफ्ता बीत चुका है और हमने 1 महीने के बाद आंदोलन की चेतावनी दी थी। तो अब हमारे पास 3 हफ्ते बचे हैं और हम निवेदन करते हैं कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम को कंप्लीट कर दिया जाए और नहीं तो हम 1 महीने जैसी पूर्ण होगा कार्रवाई यहाँ पर आंदोलन की शुरू कर दी जाएगी। अब आक्रोशित ग्रामीणों ने जल संस्थान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि बैठक कर जुलाई के प्रथम सप्ताह से आंदोलन की रूपरेखा पर विचार विमर्श कर रणनीति तय की जाएगी। ग्रामीणों ने कहा है कि क्षेत्र में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है और जल संस्थान और प्रशासन उन्हें झूठे आश्वासन दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरने का काम कर रही है, तो वहीं बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है जो कि इन अपराधों में संलिप्त है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने गिरबान में झांक कर देखे कि सबसे ज्यादा महिला अपराध उन्हीं की सरकार पे हुए थे। साथ ही राज्य में तमाम विषयों पर भी उन्होंने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। विधायक दिलीप सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। रावत जी, जिस तरह से लगातार ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार महिला अपराध को लेकर बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है और अब तो उन्होंने ये भी तक कह दिया है कि बीजेपी नेताओं से बेटी को बचाओ। देखिए, अब कांग्रेस तो ऐसी है कि आप कोड़ी गांगन पाके दूसरे को दवा बताएं। जिस कांग्रेस का इतिहास ही महिला उत्पीड़न का रहा हो, बड़े बड़े इतिहास हैं उनकी, बड़ी कहानियाँ, लेकिन मैं इस बात में नहीं जाना चाहता। और निश्चित रूप से कांग्रेस तो सशक्त विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो ये महिला उत्पीड़न की बात वो कह रहे हैं, देखिए अगर कोई महिला उत्पीड़न होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, किसी सरकार के लिए भी, समाज के लिए भी। लेकिन अगर आप केवल राजनीति करने के लिए विरोध करते हैं तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस को देर में आई थोड़ा सा सद्बुद्धि तो मैं समझता हूँ कि आप वो थोड़ा सा सोच रही है चुनाव आने के समय में कि सड़क पर आएँ, तो चलो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन उनसे मैं ये कहता हूं कि कम से कम अपना भी आंकलन करें, अपने गिरेबान में भी झांकें कि उनके अतीत में कितनी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जहां महिलाओं का एक बहुत बड़ी हत्या तक हुई है।
उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि अगर महिला उत्पीड़न हो रहा है प्रदेश में तो निश्चित रूप से सरकार को और गंभीरता के साथ इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन विधायक जी, तो मानना पड़ेगा कि प्रदेशों में, हिमालय राज्यों में टॉप पर है उत्तराखंड, जहां पर महिला अपराध बढ़े हैं। ऐसे में राज्य सरकार किस तरह की कार्रवाई कर भी रही है ऐसे अपराधियों पर कि ये जो मामले हैं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, अब एक डर का माहौल है बहू बेटियों में। नहीं, देखिए, अगर कोई घटना होती है ऐसी तो निश्चित रूप से डर का माहौल होता है। सरकार को इस पर निश्चित रूप से गंभीरता के साथ काम करना चाहिए। हमारी सरकार कर भी रही है, लेकिन इसको और अच्छी तरह से करना चाहिए और पुलिस प्रशासन को नकेल कसनी चाहिए कि ऐसे अपराध इसकी पुनरावृत्ति न हो। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई घटना हो रही है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, भ्रष्टाचारियों पर भी एक बड़ा संदेश आप लोग दे रहे हैं। भ्रष्टाचारियों, चाहे वो नेता हों चाहे अधिकारी हों, लगातार कार्रवाई भी देखने में नजर आ रही है। किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं और कैसी ये पहल है? देखिए, हमारी सरकार पहले से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाती रही है और धामी सरकार में निश्चित रूप से एक गंभीर प्रयास हुए हैं कि पहली बार एक आईएएस जो है एक निलंबित हुआ है। और मैं समझता हूं कि अभी भी कई आईएएस ऐसे हैं कि जो संदेह के घेरे में, जिनका पृष्ठभूमि अच्छी नहीं रही है, तो सरकार उनका भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि धामी जी जो हैं इसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो ये संदेश हरिद्वार से गया है आईएएस के सस्पेंड का, निश्चित रूप से इसका संदेश जो है अन्य आईएएसों पर भी पड़ेगा और अच्छी तरीके से वो सतर्क होकर और निष्पक्षता के साथ वो काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल फिलहाल में उत्तराखंड में आए, 2 बार वो आ चुके हैं और किसानों की आय दोगुना करना एक लक्ष्य भी बता रहे हैं और उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं उनको विश्व स्तर पर पहचान मिले, इसके लिए भी बात कर रहे हैं। किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं और आने वाले समय में कितना लाभ इससे मिलेगा किसानों को? देखिए, उत्तराखंड में पहले से भी नगद फसल जो है उगती आई है और निश्चित रूप से, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ 2-3 जिले ऐसे हैं कि जहां बहुत अच्छी खेती होती थी लेकिन नहीं हो पा रही है। वहां पलायन बहुत बड़ा गंभीरता के साथ एक समस्या बना हुआ है। तो मैं समझता हूं कि शिवराज जी के नेतृत्व में जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है उत्तराखंड को, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो अच्छी तरह से कृषि की हमारी जो खेती है तो पुनः वो अपने नए आयाम प्रस्तुत करेगी, नई चरम सीमा पे अच्छी स्थिति में पहुंचेगी। दूसरा ये है कि हॉर्टिकल्चर पे उन्होंने एक बात कही है और निश्चित रूप से मैं आज कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ कीवी के क्षेत्र में, सेब के बगीचों के क्षेत्र में बहुत अच्छा गंभीर काम किया है और 80% सब्सिडी जो है हमारी सरकार ने देने का काम किया है। लेकिन अभी सुना है कि थोड़ा सब्सिडी कम कर दी है, तो हमने पुनः मांग करी है माननीय मुख्यमंत्री की सब्सिडी को पुनः जो है बहाल कर दिया जाए। और यही है कि सरकार की इस गंभीर पहल के कारण आज हम देख रहे हैं कि हम उत्तराखंड जो है इस समय सेब के मामले में हिमाचल के बराबरी करने के पे जो है आज आने की स्थिति में है। बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी बेल्टें हमारी तैयार हो रही हैं और बहुत सारी नर्सरियां लगी हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि बहुत सुंदर भविष्य, सुखद भविष्य हमारा है और अगर शिवराज जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो निश्चित रूप से और अच्छी तरह से हम हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, पर्यटन स्थलों को किस तरह से आप लोग और बढ़ावा भी दे रहे हैं, क्योंकि कोटद्वार में ही देखा जाता है कि हनुमान मंदिर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और ऐसे कई स्थान हैं जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत भी है और जिन पर लग भी रहा है कि कार्य करने की ज़रूरत है। किस रूप में आप देख भी रहे हैं और कार्य किस तरह से चल रहे हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, पर्यटन आप देखेंगे, आपके उत्तराखंड बनने से पहले और उत्तराखंड बनने के बाद कम से कम ये समझिए 50 गुना 100 गुना जो हैं लोग इसमें पर्यटक उत्तराखंड में आए हैं। जिस तरह से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी तरह से है, मतलब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है, इसी कारण भी पर्यटक भी यहाँ पर आता है। हमको और बेहतर इसको करने की स्थिति में और नए जो हमारे डेस्टिनेशन हैं, नए जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, उनको पुनः जो है हमको एक नए सिरे से जिनको तैयार करना चाहिए और नई जगह भी करनी चाहिए, क्योंकि मसूरी, नैनीताल और में बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ चुका है। तो इसलिए इसको डिवाइड करने के लिए, इसको बांटने के लिए हमें प्रदेश सरकार को जो है नए पर्यटक स्थलों को भी विकसित करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार ने इन 8-10 सालों में बहुत गंभीरता के साथ नए पर्यटक स्थल, जैसे पाताल भुवनेश्वरी एक जगह है, मैं समझता हूँ कि आज से 10-15 साल पहले वहाँ बहुत कम लोग जाते थे, आज बहुत सारी संख्या में जाते हैं। इसी तरह हमारे लैंसडाउन है, लैंसडाउन में 2000 से पहले बहुत कम लोग पर्यटक जाते थे, आज की तारीख में वहाँ पूरे महीने भर जो हैं 12 महीने जो है वहाँ पर पर्यटक रहता है। तो ऐसी कई स्थल को तैयार करने की ज़रूरत है और सरकार इसको गंभीरता के साथ कर भी रही है। अच्छा, क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा है भाई साहब कि कांग्रेस जो है वो लगातार आरोप भी लगाते हुए नजर आ रही है। हाल फिलहाल में हरीश रावत ने भी कहा कि बीजेपी मेरे खिलाफ झूठ बोलती है और शायद यही वजह है कि मैं
हार का सामना 2-3 बार करना पड़ा। और अब क्या माना जाए, क्योंकि आने वाले समय में फिर इलेक्शन है और हरीश रावत कह रहे हैं कि अब तो मैं संन्यास ही ले रहा हूँ। देखिए, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हमारी तो सनातन एक परंपरा है कि 60 साल के बाद आदमी व्यक्ति जो है संन्यास ले लेता है। लेकिन 60 साल ना हो तो कम से कम 70 साल में, राजनीति की दृष्टि से 70 साल के बाद हर राजनीतिक वाले व्यक्ति को जो है इसमें मार्गदर्शक के रूप में आना चाहिए और सक्रिय राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। केवल विचार। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।